चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा क्लास कर रहे हैं। पहला दो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं और क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेशल पॉइंट्स, एक ट्रायंगल का जो था उसका बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कौन कौन सा स्पेशल पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे, सेंट्रोइड हो गया, इन सेंटर हो गया, फिर हमारा सर्कम सेंटर हो गया और उसके बाद हमारा क्या हो गया, क्या नाम है उसका, सर्कम सेंटर हो गया और क्या है सेंट्रोइड। तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्थो सेंटर का है, तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ये दोनों हम देखे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में उनके लिए शॉर्टकट होता है, हम जल्दी से निकाल सकते हैं उसका वैल्यू। ओके, चलो आज हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट का ऊपर। हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप हम निकालना सीखेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या होता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग पहले इंक्लाइनेशन के बारे में बात करेंगे। एक लाइन का इंक्लाइनेशन क्या होता है पहले उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, कोई भी लाइन जब हमारा एक्स एक्सिस का साथ इंटरसेक्ट करता है, ओके, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, ये जगह में करे या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लूं तो मान लेते हैं ये जगह में कर रहा है, कोई भी जगह में इंटरसेक्ट करे, हमको क्या करना है, जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब टुवर्ड्स राइट। राइट डायरेक्शन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन जब हम राइट की तरफ चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हमारा अपवर्ड होता है ना। तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का तरफ जाओ और ये एंगल बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करके एंगल बनाओ। दो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन का इंक्लाइनेशन। ये हो गया हमारा थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते करते 180 डिग्री तक पहुंच सकता है ना। तो जैसे ये लाइन के बारे में बात करूंगा तो ये लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, हम चले गए आगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किए, यहाँ पे हमको एंगल मिला, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, जो कि होता है लाइन का इंक्लाइनेशन। ओके, तो इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन जो है ना, वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो होता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। हम नॉर्मली उसको थीटा में डिनोट करते हैं, लेकिन चेंज कर सकते हैं हम नॉर्मली, लेकिन उसको थीटा में डिनोट करते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया। अब जब मैं इसका tan ले लूंगा, इसका tan ले लूंगा, साइन कॉस tan, तो इसका जब tan ले लूंगा tan थीटा, तो उसको बोला जाएगा कि लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप। ये स्लोप वर्ड तो हम लोग जानते हैं ना, जो इसे इंक्लाइन होकर ऊपर चढ़ता है तो हम बोलते हैं कि स्लोपिंग है, बोलते हैं ना ऐसे। तो इस लाइन का भी स्लोप वही है। तो जैसे जैसे हमारा ये थीटा का वैल्यू ऊपर बढ़ते जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्लोप बढ़ते जा रहा है इसका, है ना। एनीवे, तो इस लाइन का स्लोप हो गया क्या, m इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द लाइन को हम डिनोट करते हैं कौन सा लेटर से, m लेटर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, tan थीटा। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन। यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इज इंक्लाइनेशन। थीटा के बारे में सबको पता चल गया क्या है, इंक्लाइनेशन हम कैसे निकालते हैं एक लाइन का, कोई भी पॉइंट में लाइन इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को, हम चले जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर देंगे, जो एंगल मिलेगा उस एंगल को हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, और उसका जब हम tan ले लेंगे तो हो जाएगा स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या सबको पता चल गया स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। चलो, ये तो हमारा बन गया कि अगर हमको इंक्लाइनेशन दे दिया है तो स्लोप मिल गया, लेकिन अगर हमको इंक्लाइनेशन नहीं दिया है, मान लेते हमको इंक्लाइनेशन नहीं दिया है, तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो देखते हैं और क्या कंडीशन में हम स्लोप निकाल सकते हैं। एक तो इंक्लाइनेशन दिया तो हम स्लोप निकाल लेंगे, दूसरा और क्या कंडीशन हम यूज करेंगे ताकि हमको स्लोप मिल जाए। चलो मैं एक और कंडीशन सिचुएशन दिखाता हूं। ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया एक लाइन, ओके,
ये एक एक्सिस वाई हो गया, ये एक लाइन हो गया। हम एक काम करते हैं ना, ये लाइन का ऊपर दो ठो पॉइंट ले लेते हैं। ये एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिए। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं x1, y1 और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं x2, y2। ओके, x1, y1 एक पॉइंट हो गया, x2, y2 एक और पॉइंट हो गया। एंड आई कैन सी कि ये लाइन का इंक्लिनेशन जो है ना, ये है, दिस इज थीटा। ओके, बट मैं कुछ अब और करना चाहता हूँ, कुछ और करना चाहता हूँ ये लाइन के बारे में। क्या करना चाहता हूँ मैं, यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहता हूँ ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहता हूँ ऐसे। तो मेरे को मिल गया क्या, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अगर नाम दे दूं, नाम अगर दे दूं तो इसका नाम मान लेते हैं ए ले लेता हूं, इसका नाम बी मान लेता हूं और इसका नाम सी मान लेता हूं। कोई मेरे को बता सकता है कि हमारा बीसी का जो लेंथ है वो कितना आ रहा है? बीसी इज दिस पार्ट, ये पार्ट कैसे मिलेगा? ये टोटल माइनस ये है ना, ये टोटल यहां से यहां तक हुए माइनस यहां से यहां तक, ये हमारा बीसी हो जाएगा। अब यहां से यहां तक क्या है? y2 भी है ना, यहां से यहां तक हमारा y2 ही है और यहां से यहां तक हमारा क्या है? y1 है। इसका मतलब है कि BC जो है ना, यहां से यहां माइनस यहां से यहां, मतलब y2 माइनस y1 हो गया। y2 माइनस y1 इज योर BC। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि AC क्या होता है। AC इज व्हाट? दिस इज योर AC और मैं ये AC का बारे में जानना चाहता हूं कि ये है क्या। तो AC के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बोलने से क्या होता है, ये पॉइंट का y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू, ये पॉइंट का x का वैल्यू यहां से यहां तक होता है जो कि x2 हो गया, और ये पॉइंट का x का वैल्यू यहां से यहां तक होता है जो कि x1 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट देख रहे हो AC, ये हो गया हमारा x2 माइनस x1, तो ये हो गया हमारा BC और AC। लेकिन ये हम निकाल क्यों रहे, हम ये BC AC क्यों निकाल रहे हैं? देखते हैं क्यों निकाल रहे हैं। ये वाला एंगल तो थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। ये हमारा कैसे हो गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन के साथ ये लाइन हमको पैरेलल नजर आ रहा है और ये हमारा इंटरसेप्टर हो गया, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। मेरे को लगता है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, समझ में आया सबको? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। अब जरा सोचो, अगर इस लाइन का मैं स्लोप के बारे में बात करूं तो ये तो tan थीटा होता है, tan थीटा तो हमारा स्लोप होता है, तो ये हम जानते हैं कि tan थीटा स्लोप होता है। लेकिन ये मेरे को एक्चुअली दिया नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए लिया हूं। अगर दिया होता तो हम इतना झंझट क्यों करते, पढ़ चुके हैं कि tan थीटा स्लोप होता है तो डायरेक्ट ले लेते। मेरे को ये एक्चुअली दिया नहीं है, तो हम कर क्या रहे, समझने के लिए। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा, ये समझने के लिए हम लिए हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बोलो? ABC। ABC is a right angle triangle and the right angle is formed at angle C. So your tan theta is your P by B, P is your BC और ये हो गया AC। tan theta is your BC by AC। ओके, अब BC का वैल्यू कितना है हम निकाल चुके हैं, देख सकते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक और फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा स्लोप निकलने का। तो डिपेंडिंग अपन कि व्हाट इज गिवन टू मी, हमको दिया क्या है उसका ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्लोप निकालने। अगर हमको m दे दिया है, थीटा दे दिया है तो स्लोप tan थीटा निकलेगा। अगर हमको 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालने का तरीका हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अच्छा, जरा यहाँ पे हम समझने का कोशिश करते हैं व्हाट विल हैपन, क्या होगा
अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस, तो ये बन गया y1 माइनस y2, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूं तो बन गया x1 माइनस x2। अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बन गया क्या, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। इसका मतलब हम तो फॉर्मूला एक्चुअली बनाए इसमें, जो कि हमको वहां पे दिखाई दे रहा है, बट न्यूमेरिकली ये भी सही है, सेम वैल्यू ही देने वाला है, अलग वैल्यू देने वाला है नहीं। सो दैट इज व्हाई वी हैव गॉट टू फॉर्मूलाज टू फाइंड स्लोप। एक हो गया थीटा दिया होगा तो टेन थीटा, एक अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो या तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कर लेना, या फिर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 कर लेना। आ गया समझ में सबको? डाउट है। क्या डाउट है? तो वो जो माइनस बाहर में कॉमन भी है, तो अंदर का भी माइनस ही कैसे है? कॉमन लेने से साइन चेंज होता है, पता नहीं है? माइनस अगर हम करेंगे तो ये y2 का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, फिर ये y1 का वैल्यू प्लस में आ जाएगा। समझ में आता नहीं है ये तुमको? डिजिट्स इंटरचेंज हुआ देखा। हाँ इंटरचेंज हुआ, ठीक है। चलो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो अभी जो मैं पढ़ा दिया उसका बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, है ना? हम लोग लिख लेते हैं कि मैं जितना पढ़ाया उसको हम लोग क्या करेंगे। ये सब जरूरत नहीं है, एट द एंड हमको क्या करना है, इनका यूज ही खाली करना है, ठीक है। चलो if theta is equal to inclination, if theta is equal to inclination, slope m is equal to tan theta, ओके इसको याद रखना है हमको एट द एंड। इफ x1 y1 and x2 y2 are 2 points on a line, ओके अगर x1 y1 और x2 y2 एक लाइन का पर 2 पॉइंट हो गया, then m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, या फिर y1 minus y2 by x1 minus x2। ये दोनों में से किसी को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम आंसर आने वाला है। सो ये हो गया स्लोप ऑफ क्या, एक लाइन जो 2 पॉइंट देके पास किया है। मतलब ये इस कंडीशन का ऊपर ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं। क्या पॉइंट लिखेंगे देखते हैं, ओके। नोट करके हम लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस का स्लोप लेते हैं तो एक्स एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री एंगल करता है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री होता है कितना हमारा 0। मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो, या फिर और मैं बोल लूं ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये दोनों का ही स्लोप होता है कितना 0। एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस का स्लोप बोलूं या फिर ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस का स्लोप बोलूं तो हम लिख देंगे क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। y एक्सिस का स्लोप हमको पता नहीं है, या फिर पैरेलल टू y एक्सिस है उसका स्लोप पता नहीं है, नॉट डिफाइंड। 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो हमको पता नहीं है, ओके। x एक्सिस हो गया और पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस हो गया।
ये हमारा नोट पे हमको रखना है, इनका स्लोप हमको पता चलना चाहिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बोलो, सबको समझ में आया? चलो yes, अब हम आगे बात करते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब जो हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो दोनों लाइन जो है मैं बात कर रहा हूं उनका बारे में, वो दोनों लाइन हमारा दोनों लाइन का स्लोप हमको देना पड़ेगा। ओके, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m2 है, तो उनका भीतर में एंगल कितना बनता है वो हम निकालने का कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप हमारा m1 है और इस लाइन का स्लोप हमारा m2 है। ये मेरे को दे दिया है, कोई भी मीन्स में दिया होगा, कोई भी कुछ भी तरीका से दिया होगा। या तो हमको थीटा दे दिया होगा तो टेन थीटा यूज करके हम निकाल देंगे स्लोप, m1 निकल गया, m2 निकल गया। या फिर थीटा दिया होगा एक लाइन के लिए और दूसरा लाइन के 2 पॉइंट दे दिया है तो उसमें से m1 m2 निकल दिया। मतलब हमको m1 और m2 पता चलना चाहिए। अगर m1 और m2 पता है तो फिर इन दोनों में एंगल कितना है वो हम निकालेंगे। एंगल मैं देख सकता हूं दोनों में, दिस इज एंगल एंड आल्सो दिस वन इज एंगल। ये एंगल देख सकते हो, ये एंगल एक्यूट है। यहाँ पे अभी जितना मैं दिखाया हूं उस हिसाब से बोल रहा हूं, ये एक्यूट है, ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, मतलब दो लाइन का भीतर में जब एंगल बनता है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस दो टाइप का एंगल बनता है। ये सिचुएशन भी आ सकता है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया दोनों के साथ। मतलब कुछ एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा, चारों एंगल 90 डिग्री बनेगा। और ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है ना। तो ये केस में हम क्या बोलते हैं, दो लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये केस में हम बोलते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। हम उनका बारे में पहले बात नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे ये दो लाइन का बारे में। अगर ऐसा एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो फिर ये दोनों में एंगल कितना है, तो उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। आया समझ में सबको? ओके, चलो। if m1 and m2 are okay, if m1 and m2 are slope of two lines and theta is angle between the lines, then लिखा tan theta is equal to plus minus m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2. tan theta is equal to plus minus m2 minus m1 by 1 plus m1 m2। कोई दिक्कत नहीं है अगर हम इस फॉर्मूला में m1 माइनस m2 कर दे तो, क्योंकि बाहर में प्लस माइनस है तो दोनों ऑटोमेटिकली आएगा सेम चीज। अगर प्लस में अभी लोगे तो m2 माइनस m1 नहीं आ रहा, माइनस में लोगे तो m1 माइनस m2 आ रहा है। अगर m1 माइनस m2 लिखता तो फिर माइनस में m2 माइनस m1 होता और प्लस में m1 माइनस m2 होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आएगा। तो यू कैन ऑल्सो राइट m1 माइनस m2 इन सम ऑफ द बुक्स, यू मे गेट दैट वन। चलो, ये हो गया tan थीटा इक्वल इतना। ये प्लस माइनस क्यों दिया गया है? प्लस एक एंगल देगा, माइनस एक एंगल देगा। लेकिन अगर मेरे को बोलता है कि एक्यूट एंगल निकालो, फॉर एक्यूट एंगल, अगर मेरे को बोला है कि एक्यूट एंगल निकालो, तो हम क्या करेंगे, फॉर एक्यूट एंगल tan थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, इस साइड में m2 माइनस m1 रखेंगे या फिर m1 माइनस m2 जो भी लोग चलेगा, 1 प्लस m1 m2 नीचे रहेगा और इनका क्या करना है, मॉड ले लेना है। इसका क्या करना है, मॉड ले लेना है। मॉड से हमको क्या फायदा मिलेगा, अगर मॉड ले लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा और tan थीटा पॉजिटिव आया मतलब थीटा एक्यूट ही होगा। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, गॉट इट ना। दो लाइन का भीतर में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा आता है। अब ये फॉर्मूला कहां से बना, थोड़ा उसका बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, बट मतलब जानना तो कैसे हुआ वो तो जानना जरूरी है,
बट तुमको एग्जाम में तो ऐसे कुछ लिखना नहीं है ना। तो एग्जाम में तुमको जस्ट उसका फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, तो मैं फिर भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला हम कहां से बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया और यहाँ पे दो लाइन ले लिया, है ना। ये लाइन है, मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है, और ये लाइन है, मान लेते हैं इसका स्लोप m2 है। एंड आई कैन सी कि यहाँ पे उनमें कुछ एंगल बनना है, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक बाहर पे एंगल है। तो मैं ये एंगल के बारे में बात करता हूँ, सपोज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, जिसको मेरे को निकालना है। ऑलराइट, क्योंकि ये वाला लाइन जो देख रहे हो, एक लाइन का स्लोप m1 है और इसका स्लोप m1 है, तो ये तो कुछ एंगल किया होगा ना। ये जो एंगल किया है, इंक्लिनेशन इसका ये है θ1, और ये m2 इसका भी इंक्लिनेशन यहाँ पे है θ2। ऑलराइट, इतने सारे एंगल मेरे को अभी दिखाई दिया, उसमें इतने सारे एंगल मेरे को दिखाई दिया। अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, ये ट्रायंगल, ये येलो वाला देख रहे हो, येलो वाला ट्रायंगल जो बात करूं, तो येलो वाला ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा, θ2 एक्सटीरियर एंगल है। तो θ2 मस्ट बी इक्वल टू θ1 प्लस θ। ऑल ऑफ यू गॉट इट। θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ। आई होप सबको समझ में आया कि θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस टू एंगल का सम। तो उसमें से हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा निकाल दिए यहाँ पे, और इधर क्या हो गया, θ2 माइनस θ1 हो गया ना इतना। अब दोनों तरफ tan ले लो, काम खत्म। tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला आ गया, ट्रिगोनोमेट्री का एंट्री हो गया। यहाँ पे क्या होता है, tan a माइनस b। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। मतलब ये फॉर्मूला अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 बाय 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। कुछ ऐसा होना चाहिए, यस और नो। और उससे हमको पता चला ये कि tan θ2 इज नथिंग बट m2, ये माइनस ये m1, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये बन गया हमारा m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो हमारा आ गया, ये फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे जो है वो आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट, बताओ। बट मैं बता रहा हूं कि इसका डेरिवेशन जो है इट इज नॉट वेरी नेसेसरी, बट कैसे हुआ थोड़ा बहुत अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो कि इट इज कमिंग दिस वे। ऑलराइट, तो बोलोगे प्लस माइनस कैसे हुआ, अगर मैं इसको θ1 ले लूं, इसको थीटा ले लूं, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है ना एग्जैक्टली कौन सा लाइन कहां पे है, मैं सोच के ऐसे कर लिया। अगर यहाँ पे θ2 यहाँ पे θ1 ले लूं, तो फिर वो दूसरा वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमको समझ में आ गया। ओके, दो लाइन का भीतर में एंगल कैसे निकलता है, तो वो हमको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मतलब दो लाइन का भीतर में एंगल निकालने के लिए कंपल्सरीली मेरे को दोनों का स्लोप चाहिए। एक बात और मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक ये डिफाइंड है। जब तक ये डिफाइंड है तब तक एप्लीकेबल है। क्या डिफाइंड है बताओ, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जहां डिफाइंड नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला हम काम नहीं करेगा। मतलब m1 m2 should be defined। ओके, तो जाके ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, नहीं तो हम अपना जनरल नॉलेज लगा के कर देंगे, जनरल नॉलेज लगा के कर देंगे। जैसे मान लेते m2 हमारा इनफाइनाइट आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, हमको पता चल गया कि y एक्सिस है या फिर पैरेलल टू y एक्सिस है। चलो वो जब आएगा हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात इतना मैं बता दूं, खाली ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक ये डिफाइंड है। ओके, चलो खत्म, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं कि दो लाइन कब पैरेलल होता है, कब परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, दो लाइन पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, जो कि यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा या फिर स्क्वायर से।
दो लाइन पैरेलल मतलब उनमें एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनमें एंगल तो 0 डिग्री होना चाहिए ना। तो एंगल 0 डिग्री कब होगा? तो सॉरी पैरेलल होगा तो एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तो tan 0 डिग्री इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पैरेलल के लिए कंडीशन होता है, तो ये tan 0 डिग्री बन जाएगा कितना? m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन tan 0 डिग्री अपने में 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इससे हमको पता चल गया कि 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 या फिर m1 इज इक्वल टू m2। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है। ओके, चलो ऐसे अगर परपेंडिकुलर होता है तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे बनेगा tan 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अब tan 90 का वैल्यू तो अनडिफाइंड है। tan 90 जो है वो अनडिफाइंड है, या फिर हम उसको इनफिनिटी अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। एंड क्योंकि ये इनफिनिटी हो चुका है तो और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हम और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या रियल नंबर का बारे में सोचेंगे कि एक नंबर इनफिनिट कब होता है। कब होता है एक नंबर इनफिनाइट? जब समथिंग बाय 0 आता है, और वो समथिंग ऊपर वाला भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में एनीथिंग, ऊपर में जो कुछ भी लिखा है समथिंग एक्सेप्ट 0, समथिंग बाय 0 इनफिनिट आता है। इसका मतलब है कि 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर हमको यहां से पता चल गया m1 इंटू इज इक्वल टू -1। ये बन गया हमारा कंडीशन फॉर, क्या नाम है उसका? परपेंडिकुलर। पैरेलल का कंडीशन में दोनों सेम होता है, जबकि परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का स्लोप को वो होना चाहिए -1। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये कंडीशन फॉर पैरेलल, ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं वो वाला चीज। ओके, ये हम लिख सकते हैं ये कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल। ओके, और ये लिख सकते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो दो लाइन पैरेलल इस केस में होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर इस केस में आता है। ठीक, तो अब तक हमको क्या क्या चीज पता चला? पहला इंक्लाइनेशन और स्लोप। स्लोप निकालने का दो तरीका, एक हो गया क्या tan थीटा, एक हो गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। दो तरीका। स्पेशल केसेस में हम स्लोप निकाल सकते हैं x एक्सिस का या फिर पैरेलल टू x एक्सिस का, दोनों का 0 होता है। y एक्सिस का या फिर पैरेलल टू एक्सिस का, दोनों का अनडिफाइंड होता है या फिर इनफाइनाइट बोल लो। तो अब वो हो गया क्या? स्लोप कैसे निकालते हैं। अब दो लाइन का भीतर में एंगल कैसे निकलता है। दो एंगल निकालने के लिए स्लोप देना चाहिए, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट बोलेगा स्लोप इतना इतना है, ठीक। इनडायरेक्ट मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा देगा कि हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकलेगा फिर एंगल निकल सकता है, ठीक है। तो m1 और m2 स्लोप हो गया, तो फिर हम यूज कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू दिस मच। दो एंगल निकल जाएगा यहाँ पे। अगर हमको एक्यूट एंगल बोलेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें मॉड लगा देंगे। मॉड क्या करता है? नेगेटिव नेगेटिव जो भी होगा उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। और ये बन गया पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कंडीशन। तो इतना हम पढ़ लेते हैं आज अभी तक। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे इसका ऊपर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस इनका एप्लीकेशन ही है। हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले, तो जाके हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में समझ आएगा कि हाँ ये चीज तो हम निकाल चुके हैं, इसको हम ऐसे निकालेंगे। फिर दूसरा सब डिफिकल्ट क्वेश्चन सब हम कर सकते हैं। जब तक सिंपल क्वेश्चन ना करें वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। चलो
करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ 4-5 क्वेश्चन में दिया हूं, उनको करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ चलो, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं पहला। फाइंड टी इफ द लाइन दिस इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो हम एक काम करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये चारों पॉइंट दिया है, चारों का नाम दे देते हैं। ए हो गया हमारा 1 3 हो गया, बी हो गया हमारा -2 4। दिस इज ए बी, पहला 2 पॉइंट हो गया। चलो अब हम आगे चले जाते हैं सी और डी लिखने के लिए। सी हो गया हमारा कितना, -3 5 और डी हो गया हमारा कितना, t, 2। यू विल नॉट गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, लेकिन फिर मैं इसको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ ऐसे करने से हम निकाल देंगे सब चीज। ओके, तो हमको बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। पहला बिट में बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ए बी पैरेलल टू सी डी का मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। क्योंकि हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक जो पढ़े हैं उसमें ये पैरेलल वर्ड यहाँ पे सीखे हैं, यहाँ पे एक पैरेलल का वर्ड देखे हैं और एक पैरेलल का वर्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ पे स्लोप ऑफ ए लाइन एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल। ये पैरेलल या परपेंडिकुलर वर्ड हम अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये दोनों का ऐसे कुछ यूज हो सकता है। तो ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस का बारे में तो हम नहीं लेंगे, तो फिर हमारा दूसरा वाला कंडीशन आ जाएगा कि m1 इज इक्वल टू m2। तो इसीलिए हम इसको यूज कर दिए। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो, अब सबको समझ में आ गया, तो अभी हम स्लोप निकालने का कोशिश करते हैं। स्लोप निकालने के लिए मैं बोला था कि 2 फॉर्मूला है, एक तो tan थीटा होता है, एक तो y2 - y1 x2 - x1 होता है। जो क्वेश्चन में जो अवेलेबल होगा उसको यूज करेंगे। फिलहाल हमारे पास 2 पॉइंट अवेलेबल है, तो हम उसी को यूज कर देंगे। यस और नो? तो लिखते हैं अभी, therefore y2 - y1। y2 बोलने से क्या होता है, यहाँ पे a और b देख रहे हो, a और b देख रहे हो, तो यहाँ से x1 y1 आएगा, यहाँ पे x2 y2 आएगा, तो 4 - 3 आ गया। 4 - 3 डिवाइड बाय नीचे -2 - 1 इज इक्वल टू, इधर कितना हो रहा है देखते हैं, 2 - 5 डिवाइड बाय नीचे t + 3। आई होप सबको समझ में आया, या किसी को डाउट है ये वाला लाइन में तो पूछ सकते हो। समझ में आया तो हाँ बोल लो। ओके, सो दिस इंप्लाइज, अब देखते हैं 4 - 3 हो गया 1, नीचे हो गया -3, मतलब 1/-3 हो गया ये वाला जगह, इज इक्वल टू, इधर कितना हो रहा है देखते हैं, -3 डिवाइड बाय t + 3। मेरे को चाहिए t, मेरे को चाहिए क्या, t चाहिए, तो आई विल डू नाउ व्हाट आई विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो इट विल बी t + 3 इज इक्वल टू 9 या फिर t इज इक्वल टू 6। सबको ही बोलो, सबको समझ में आया t का वैल्यू इस क्वेश्चन में पहला बिट में? यस। चलो, अब पहला बिट में t का वैल्यू सबको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा बिट करते हैं। दूसरा बिट में पॉइंट कोई चेंज नहीं किया हूं मैं, खाली इतना किया हूं क्या कि लाइन पैरेलल का बजाय परपेंडिकुलर है। तो हम यहां तक तो फिर से कॉपी कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, AB परपेंडिकुलर टू CD लिखेंगे। therefore स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है। m1 into m2 is equal to -1. So that's why what we are going to do, m1 into m2 is equal to -1 का यूज करेंगे। चलो फटाफट लिख लेते हैं अभी। 1 3 -2 4, ये सेकंड बिट हो गया, a का वैल्यू हो गया 1 3, b का वैल्यू हो गया -2 4। विजिबल है? हाँ, a और b हो गया। फिर हम देखते हैं कि c और d, -3 5 t2, -3 5, उसके बाद
डी का वैल्यू हो गया t, 2। ओके, ये हमको दिया है, तो हम लिखते हैं अभी एस ए बी perpendicular to CD, therefore slope of AB into slope of CD is equal to -1। तो AB का स्लोप हम निकाले तो थे, फिर भी निकाल देते हैं। 4 - 3 by -2 - 1 into 2 - 5 divided by t plus 3। ओके, दिस इज गिविंग यू -1। तो यहाँ पे क्या बना अभी देखते हैं। 1 by -3 into -3 by t plus 3 is equal to -1। चलो अब देखते हैं क्या बनता है। इम्प्लाइज ये 3 कट गया, 3 को कैंसिल करते हैं। 1 by t plus 3 is equal to -1। यहाँ से हमको पता चला कि t plus 3 का वैल्यू हो गया -1 या फिर t का वैल्यू हो गया -4। बताओ सबको समझ में आया पहला बीट और सेकंड बीट? आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आराम से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एंगल निकालो। क्या बोला है कि एंगल निकालो बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, फिर उनमें एंगल निकालने के लिए बोला है। चलो देख लेते हैं क्या है। ओके, ये हमारा थर्ड बीट हो गया। ए बी सी और डी, तो पॉइंट सब लिख लेते हैं कितना कितना दिया, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे एंगल निकालेंगे। पॉइंट सब है क्या, 1 2 3 5, 1 2 और 3 5, ए और बी हो गया। अब हम सी और डी निकालते हैं। सी और डी 7 - 1 1 3, 7 - 1 1 3, 7 - 1 1, 3। चलो, मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि दो लाइन में एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, what we need to find angle between two lines। actually we need what, slope of the two lines। स्लोप देने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है, हमको जो दिया है अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे। हमको दिया है स्लोप निकालने के लिए ये लाइन में 2 पॉइंट, ये लाइन में 2 पॉइंट। चलो पहले m1 और m2 निकालते हैं, फिर हम एंगल निकालने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, चलो m1 इज इक्वल टू, आई होप सबको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूं। 5 - 2 डिवाइड बाय 3 - 1, दिस इज 5 - 2 हो गया 3, 3/2 इट इज कमिंग। जो भी आता है, कोई डरने का चीज जरूरत नहीं है, जो भी आता है आने दो। तो ये आ गया हमारा m1, फिर m2 कितना निकलता है देखते हैं। 3 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 हो गया, 1 - 7। ओके, सो दिस इज गिविंग यू व्हाट, 4 by -6, एंड ये काट कूट के हम 2/3 लिख सकते हैं। आ गया समझ में सबको? हो गया, m1 और m2 हो गया। अब हम निकालते हैं एंगल। एंगल निकालने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 या फिर m2 - m1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय 1 प्लस m1 m2, तो ये हो गया -2/3, देन इट इज -3/2 बाय 1 प्लस माइनस या फिर 3/2 इंटू -2/3। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां पे नीचे 0 आ जा रहा है साइन, ऊपर में क्या होता है देखते हैं। एलसीएम 6 है ना, तो इट इज कमिंग -4 -9 by 6 whole divided by 1 - 1,
ऊपर का भी जो भी है छोड़ दो, नीचे तो 0 ही आ रहा है, तो -13/6 डिवाइडेड बाय 0, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। अच्छा मेरे को बताओ कि tan थीटा इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, मतलब द लाइंस आर परपेंडिकुलर, द लाइंस आर परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे आपको जो दिया है। चलो कुछ अगर और वैल्यू लेते हैं, इसमें कुछ और आता तो क्या करते हैं, मान लेते हैं नीचे में आता 4, मान लेते हैं ये तो अभी आया नहीं, जो आ गया उसमें से एंगल भी निकाल दिए, ये हमारा फाइनल आंसर भी निकल गया। अब सोचो कि हमारा नीचे में जो है ना 4 आता सपोज, तो हम क्या करते, -13/6/4 मतलब -13/24 ले लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू -13/24, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, tan इनवर्स -13/24। अगर ये आता है ऐसा, मान लेते हैं हमारा tan थीटा आता -13/24, मैं ये मानने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन के लिए ये है ही नहीं पक्का, तो हम थीटा का वैल्यू क्या लिख लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -13/24। बोलोगे सर ये तो कोई एंगल हुआ नहीं, ये इसीलिए एंगल नहीं हुआ क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड एंगल में नहीं निकला, स्टैंडर्ड में निकला तो हम एंगल पक्का लिखते हैं, अगर स्टैंडर्ड में नहीं आता है तो फिर हम tan इनवर्स करके छोड़ देते हैं। हो गया। अगर हमको सवाल में कुछ नहीं बोलता है तो हमको एक्चुअली एक्यूट एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 13/24 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 13/24 होगा। आ गया समझ में सबको? चलो ये क्वेश्चन हमारा बन गया कि दो लाइन में एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन हम कर लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, ए बी दिया है और सी डी दिया है, तो हम निकालेंगे। ए बी एक्चुअली सेम पॉइंट ही दिया है मेरे को लगता है, नहीं थोड़ा सा चेंज किया है, ए बी में थोड़ा सा हमको चेंज किया है। क्या चेंज है यहाँ पे 0.32 है, 35 है, तो सी डी में हल्का फुल्का चेंज किया गया दोनों में, है ना। ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, जो मैं क्वेश्चन में देना चाहता था वो अभी यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ। लेट मी राइट इट 7, है ना। मैं जो देना चाहता था, इसमें जो समझाना चाहता था वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको 7-3 करता हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट जो है 7-3 है। चलो लेट अस राइट ए बी सी डी। चलो ए बी, ए हो गया 1-2, बी हो गया 3-2। ओके, हमारा ये कौन सा बिट रहा, डी हो गया ना। ए हो गया 1-2, बी हो गया हमारा 3-2, ए भी हो गया, सी हो गया हमारा 7 समथिंग है, और डी हमारा है कितना 7, ये भी समथिंग याद नहीं आ रहा, 3-1, 3 और ये -1 हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि अब ये दो लाइन का भीतर में हम एंगल कैसे निकालेंगे। लेट अस सी कि हम ये दोनों लाइन का भीतर में एंगल कैसे निकालेंगे। तो इसका स्लोप निकालते हैं, m1 इज इक्वल टू 2 - 2 बाय 3 - 1, ये तो 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, है ना। चलो अब इधर आ जाते हैं, m2 इज इक्वल टू -1 - 3 बाय 7 - 7, तो -4/0, ये तो इनफाइनाइट हो गया, -इनफाइनाइट हो गया, मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। इसका स्लोप 0 है, तो ये बता रहा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, देखो एक लाइन जिसका जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप 0 होता है, और ये डज नॉट एग्जिस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर हम थोड़ा सा फिल कर लेंगे ये क्वेश्चन को,
मतलब अगर हम समझेंगे ये क्वेश्चन को, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये कुछ ऐसा एक लाइन है, ये लाइन कुछ ऐसा है एक तो जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। सर हाँ बोलो। सर वो क्या माइनस इंफिनिटी लिखा गया है क्या? हाँ माइनस इंफिनिटी है, -4/0 माइनस इंफिनिटी होता है ना? हाँ ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा होने वाला है। ये लाइन यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, बस ऐसे ही होगा। एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो ऐसे ही एक लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना? तो इनमें जो एंगल है वो फॉर्मूला डाल के आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 या फिर m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, उसको यूज करने से हमारे कैलकुलेशन में नहीं आए। तो यहाँ पे हम थोड़ा हमारा कॉमन सेंस लगा लेंगे, बोल लेंगे कि एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो आई कैन सी कि ये दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, समझ रहे हो ना? Therefore, angle between the lines, angle between the lines, angle between the lines is 90 डिग्री। तो ये हमको समझना है कि ये फॉर्मूला जो है हमेशा के लिए हम यूज नहीं करते हैं, जिस जगह में उसका यूज नहीं हो पाएगा हम छोड़ देंगे। समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, 1 1 2 2 -1 -1, 1 1 2 2 -1 -1 दिया है। 1 1, चलो इसको A नाम ले लेता हूँ, B 2 2 दिया है, और C हमको दिया है -1 -1। और सवाल में मेरे को ये बोला है कि प्रूव करो कि A B C आर कोलिनियर। प्रूव करो कि A B C आर कोलिनियर। ऐसे कोलिनियर प्रूव करने का तरीका तो मेरे को आता है, पहले भी हम कोलिनियर प्रूव किए हैं लास्ट क्लास में। ट्राइंगल का एरिया लेके हम 3-4 क्वेश्चन भी उसके ऊपर किए थे कि कोलिनियर होने से क्या होता है। लेकिन अब हम इसको एक बार और कोलिनियर प्रूव करेंगे कुछ अलग मेथड में। मेरे को बताओ, अगर एक लाइन है कुछ ऐसा, यहाँ पे इसका ऊपर 3 पॉइंट है, A है, B है, C है, ये 3 पॉइंट है, तो ये कोलिनियर बोल कहलाता है। ये जो लाइन इनका ऊपर 3 पॉइंट है A B C, तो हम बोलते हैं कि A B C आर कोलिनियर, ये हम बोलते हैं। ओके, चलो अगर कोलिनियर है तो देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे इस मेथड में। मैं काम करता हूं, पहले निकालता हूं फिर समझाता हूं क्या क्या हम करेंगे, क्या मतलब उसमें हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि हाँ ये कोलिनियर हुआ बोल सकते हैं। AB का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB। मैं क्या निकाल रहा हूं? स्लोप ऑफ AB। AB का मैं स्लोप निकाल रहा हूं। AB का स्लोप क्या होगा? 2 - 1 बाय 2 - 1। अच्छा, दोनों तो सेम आ गया, मतलब आंसर 1 आएगा। फिर आ गया क्या? स्लोप ऑफ किसी और एक को निकालते हैं, AC निकालने मान लेते हैं, AC, A और C ये दोनों में स्लोप निकालते हैं, तो क्या निकलेगा? -1 - 1 बाय -1 - 1। ये भी ऊपर नीचे सेम है तो 1 आ गया। तो हुआ क्या कि AB और AC जो है होना चाहिए क्या? क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम आया, इसका जो भी स्लोप है इसका भी वही स्लोप आया, तो होना क्या चाहिए? AB और CD में क्या रिश्ता होना चाहिए? शुड बी पैरेलल। Therefore AB पैरेलल टू AC। आई होप ये लॉजिक अभी तक तो समझ में आएगा, यहां तक तो समझ में आया कि AB का स्लोप और AC का स्लोप सेम है तो पैरेलल है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि दो लाइन पैरेलल तब होता है जब दोनों का स्लोप सेम होता है। ये हम कंडीशन पढ़े कि कंडीशन पर पैरेलल M1 = M2।
तो अगर दोनों का स्लोप सेम है तो वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे भी मेरे को मिला ये दोनों लाइन का स्लोप सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। तो AB एंड AC आर पैरेलल। ओके, चलो इतना तक समझ में आया। पैरेलल तो समझ में आया, बट कोलिनियर कैसे हुआ? कोलिनियर कैसे हुआ? पैरेलल तो समझ में आ गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूं कैसे कोलिनियर होगा। जरा देखने का कोशिश करते हैं। ये एक लाइन है, सॉरी, एक लाइन ये है और ये एक लाइन है। क्या सबको दिखाई दे रहा है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2? 1 और 2 दो लाइन है, समझ में आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है लाइन 1 लाइन 2? ऑल ऑफ यू बताओ मेरे को, दिखाई दे रहा है 1 और 2 दो लाइन? अब सुनो, क्योंकि 1 और 2 दो लाइन में जो ड्रा किया हो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। कैन यू सी ए कॉमन पॉइंट बिटवीन देम? इसमें और इसमें क्या कोई कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स नो कॉमन पॉइंट्स आर देयर। ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, कॉमन पॉइंट कैसे होगा? नहीं आएगा। लेकिन यहां पे मैं पैरेलल देख रहा हूं, साथ में कॉमन पॉइंट भी देख रहा हूं। AB पैरेलल टू AC देख रहा हूं, मतलब कुछ ऐसा नजारा मेरा दिमाग में पहले आता है, फिर मैं देख रहा हूं कि A और A यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसका मतलब ये दो लाइन जो पैरेलल है, तो इस टाइप का पैरेलल तो नहीं है। तो कौन सा टाइप का पैरेलल हो जाएगा फिर? एक लाइन का ऊपर रहेगा, तो ये AB हो गया और ये AC हो गया। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे, दो लाइन पैरेलल दिखा देंगे, कॉमन पॉइंट तो दिखा देंगे। तो कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइन में नहीं हो सकता, इसका मतलब कोलिनियर है। ओके, उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद जो दिया है as A being the common point, but as A being the common point, so A, B, C are co-linear। बताओ सबको समझ में आ गया? चलो, ये हो गया कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तरीका। जो पहले हम पढ़े थे वो तो एक तरीका था, ये एक और तरीका हो गया। ओके, चलो अब हम लोग नया चीज में आ जाते हैं। ये नया चीज बोलने से क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना पढ़े उसका आगे, ये भी तो पढ़ चुके हो तुम लोग पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, और बहुत सारे पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। उसमें से कुछ एक आध तरीका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, बाकी तरीका हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि इक्वेशन मतलब क्या होता है। हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करेंगे और उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन का बारे में बात करेंगे, तो इट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो वो एक्स एंड वाई कहां से आएगा? अगर लाइन का है, लाइन का ऊपर में एक्स और वाई होगा। अगर सर्कल दिया है तो सर्कल का ऊपर का एक्स और वाई का पॉइंट होगा। तो वो एक्स और वाई लाइन में हो या सर्कल में हो, जिसमें हो, उनमें जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, चलो हम डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन बनता है। पहला ये पॉइंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें गिवन क्या होगा मैं बता रहा हूं। व्हाट इज गिवन? गिवन हमारा क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन हमको गिवन है। एक्चुअली ये थीटा का फॉर्म में दे सकता है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन गिवन। और क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ओके, तो y इंटरसेप्ट द लाइन क्या होगा, c। मतलब हमको m का वैल्यू दिया है और c का वैल्यू
दिया है, m इज गिवन, c इज गिवन। तो फिर हमको क्या करना है, निकालना है लाइन का इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं ये जानने का कोशिश करता हूं कि क्या मतलब है y इंटरसेप्ट का। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये एक लाइन हो गया। मैं इस लाइन का बारे में बात कर रहा हूँ, x एक्सिस y एक्सिस का बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही, सबको बहुत पहले से जानते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ये लाइन ना x एक्सिस को कहीं पे कट किया है, तो यहां से यहां तक को बोलते हैं हम लोग x इंटरसेप्ट। ऐसे ये लाइन y एक्सिस को कहीं पे कट किया है, तो ओरिजिन से वो पॉइंट तक को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये तो एक केस में दिखाया, हो सकता है लाइन ऐसा हो सकता है लाइन ऐसा हो। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट हुआ, ये हमारा y इंटरसेप्ट हुआ। हो सकता है लाइन ऐसा हो, तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया। या फिर हो सकता है लाइन ऐसा हो, ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। मतलब लाइन कैसा भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है लाइन ऐसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका x इंटरसेप्ट है ही नहीं, x इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट यहां से यहां तक का वैल्यू है। क्या सबको समझ में आ रहा है? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया? तो डिफरेंट सिचुएशन हमारा आ सकता है। हाँ, लाइन ऐसा भी हो सकता है, इसका y इंटरसेप्ट है नहीं, x इंटरसेप्ट हो गया, कुछ जो भी वैल्यू दिया होगा। सो दैट इज हाउ मैं क्या कर रहा हूं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बारे में देख रहा हूं कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है क्या। अब चलो देखते हैं कि उस लाइन का इक्वेशन क्या है। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? तो दिस इज दैट लाइन। ये पॉइंट मेरे को पता चला कि ये हमारा y इंटरसेप्ट है। मेरे को ये पता चला, थोड़ा देर पहले मैं समझाया कि y इंटरसेप्ट कौन सा चीज होता है, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। इसका वैल्यू मेरे को दिया है c। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, 0, c। 0, c पॉइंट का वैल्यू होगा, क्योंकि ये y एक्सिस का ऊपर है। क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस का ऊपर है, तो x उसका 0 होता है, y का कोऑर्डिनेट दिस। हम पहला क्लास में पढ़े कि y एक्सिस का ऊपर का पॉइंट 0, y लिखते हैं, और y उसका वैल्यू जो होता है, यहाँ पे c दिया है, तो I can write this। एंड बिकॉज इसका स्लोप दिया है, तो मैं सोच सकता हूं कि ये थीटा भी हमको पता है। सो आई नो दिस टू थिंग्स अबाउट दिस लाइन। हम ये लाइन का बारे में इतना ही जानते हैं। तो मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं, और इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या x और y में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं कहीं एक और जगह में, ये लाइन का ऊपर मैं कहीं पे भी मेरा मन किया, जहां पे मेरा हाथ गया वो जगह में मैं एक पॉइंट ले लिया x, y। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे, लेकिन लाइन का ऊपर। क्योंकि ये लाइन का ऊपर पॉइंट है, तो ये y और x पे अगर कुछ रिलेशन में बना पाऊं तो उसी को इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सोचते हैं कि कैसे रिलेशन बनाएंगे। इस लाइन का स्लोप हमको पता है कि m है, जो मेरे को दिया है, ये मेरे को गिवन है। इस लाइन का स्लोप m है, जो कि मेरे को गिवन है। लेकिन इस लाइन का स्लोप अब फिर से निकाल सकता हूं मैं। कैसे? ये लाइन का ऊपर 2 पॉइंट में ले चुका हूं, और 2 पॉइंट होगा तो स्लोप निकलेगा। स्लोप कैसे मिलेगा? y2 minus y1, that is y minus c, by x2 minus x1, x minus 0। तो ये हो गया y minus c by x। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, ये लाइन का स्लोप है, ये भी लाइन का स्लोप है। कौन सा लाइन का स्लोप है? सेम लाइन का स्लोप है। अगर सेम लाइन का स्लोप है तो अलग अलग क्यों लिखूं? अलग अलग आएगा क्या? नहीं लिखूं क्यों, लिखा तो है। अलग अलग आएगा क्या? नहीं,
दोनों का स्लोप सेम आएगा, तो क्यों ना इनको इक्वेट कर दिया जाए, तो एक रिश्ता तो बन जाएगा, एक सर्वे में एक रिलेशन तो बन जाएगा, इनको इक्वेट कर दिया जाए। तो अगर इक्वेट में करता हूं तो क्या आता है, y माइनस सी बाय एक्स जो कि इसका स्लोप है इज इक्वल टू m हो गया। ये बन गया रिलेशन। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है रिलेशन मेरे को, तो हम जब भी रिलेशन लिखना चाहेंगे वो ऐसा लिखेंगे जो हमको दिखाई दे, अच्छा प्लीजेंट आना चाहिए, हम देख के उसको खुश होना चाहिए कि हाँ ये रिलेशन अच्छा दिख रहा है। तो हम इसको क्या थोड़ा सजाएंगे, हाउ इंप्लाइज y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। अब भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ और सजाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड आई थिंक सब कोई सुना होगा इसका बारे में, आई थिंक सब कोई सुना होगा कि लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन का इक्वेशन है, वहां से m इज इक्वल टू स्लोप होता है और c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होता है। क्या पता चला सबको? यस सर। चलो ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका ऊपर हम चलो एक दो ठो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अगला फॉर्म में जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया कुछ, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट इज, कुछ दिया नहीं है, चलो मैं लिख लेता हूं, 4 है सपोज, y इंटरसेप्ट इज 4। ओके, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूं, सुनना, नोट करके रखना, उसको याद रखना है तुम लोग को। ओके, सुनना है तुमको, उसको नोट करके रखना है और याद भी रखना है। ओके चलो, ये वो पॉइंट क्या है, नोट करके इसको लिखना है। नोट, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्सिस प्लूरल ऑफ एक्सिस होता है, और स्लोप, या फिर इज इक्वल टू लिख लें, और क्या इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन having equal intercept on axis is equal to, बताओगे मेरे को, मैं तुमको समझा रहा हूं, बताओगे तुम लोग। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्या बोला है, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस का साथ सेम एंगल करेगा, दोनों एक्सिस का साथ सेम एंगल करेगा एक लाइन, तो उस लाइन का निकालना है। ये हो गया हमारा लाइन जो कि दोनों का साथ सेम एंगल कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो इसका मेरे को स्लोप चाहिए। दोनों का साथ सेम एंगल कर रहा है, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए भाई, 45 डिग्री। क्योंकि ये बोला 45 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप होना चाहिए tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। मतलब एक लाइन अगर दोनों एक्सिस को सेम एंगल करता है तो इन दैट केस उसका स्लोप होता है 1। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी तो लाइन हो सकता है, ये लाइन भी हो सकता है जो कि दोनों का साथ सेम एंगल कर रहा है। लेकिन इस लाइन का अगर मैं बात करूं L2, इस लाइन का अगर बात करूं, इसका ये एंगल मेरे को नहीं लेना है स्लोप के लिए, इसका कौन सा एंगल लेना है मेरे को स्लोप के लिए, ये घूम के जो आता है यहाँ एंगल, ये एंगल, क्योंकि स्लोप हमेशा इंक्लिनेशन से आता है, स्लोप एक्स एक्सिस का साथ एंगल से नहीं आता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और क्लॉकवाइज, तो उससे हमको स्लोप मिलता है। तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक तो 90 है और यहां से यहां तक और 45 है, 135 डिग्री हो जाएगा। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री कितना होता है, -1।
मतलब स्लोप +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप +-1, और इसको हमको दिमाग में रखना है, मेमोरी में रखना है कि अगर इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस बोला है या फिर स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, वो दूसरा के बारे में समझा रहा हूं, थोड़ा वेट करो। इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस, तो उस लाइन का स्लोप +1 लेंगे, -1 लेंगे। अब हम अगर उसको एक लाइन का लेना है तो कुछ ऐसा बोलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर बाइसेक्ट करेगा तो स्लोप 1 लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो स्लोप -1 लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो स्लोप 1 लेंगे, और फोर्थ को बाइसेक्ट करेगा तो दिस। फर्स्ट थर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो 1, सेकेंड फोर्थ को बाइसेक्ट करेंगे तो -1। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? चलो, मैं ये समझा दिया, लेकिन हमको इतना ही नोट करना है, याद रखना है इतना। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप का लाइन क्या बोल रहा है, दूसरा टाइप का लाइन के बारे में क्या बोल रहा है, थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं फिर ये क्या है। ओके, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। हम एक तो लाइन ले लिए, कुछ ऐसा सोचो, ऐसा एक लाइन ले लिए, ये और ये दोनों सेम, ये और ये दोनों सेम है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस बोला है, मतलब ये डिस्टेंस सेम है। आई कैन सी कि ये वाला 90 डिग्री है, तो दिस एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। चलो, अच्छा, अगर ये 45 डिग्री बना तो इस लाइन का स्लोप के लिए मेरे को तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल बनेगा 135 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 135 डिग्री बनेगा तो स्लोप इसका -1 है। लेकिन लाइन ऐसा होगा तो जरूरी नहीं है, हमारा लाइन हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ये लाइन हो जाए कि ये और ये दोनों सेम होगा, तो फिर से ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो गया, और यही तो इंक्लिनेशन है, दिस इज इंक्लिनेशन। तो क्योंकि ये इंक्लिनेशन है तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। सो दैट इज हाउ इसका भी स्लोप 1 हो सकता है, ये लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा, सॉरी, ये लाइन का स्लोप हमारा 1 हो जाएगा, ये लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई कि अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइन करता है दोनों एक्सिस को तो स्लोप 1 या -1 आएगा, अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस है तो भी स्लोप -1 या +1 आएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बोलो, जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके, तो चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन का ऊपर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन का ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि ये क्वेश्चन हमारा y = mx + c का बाद में पढ़ा रहा हूं, तो कुछ m देना चाहिए और c देना चाहिए, सो दैट हमारा मिल जाएगा क्या, इक्वेशन। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट इज 4, मतलब c का वैल्यू 4 दे दिया, m का वैल्यू 1 हो सकता है और -1। Therefore, equation of line y is equal to mx 1 into x plus c हो गया हमारा 4, y is equal to x plus 4। अच्छा सुनो, y के जगह में कुछ लिखना नहीं है और x के जगह में कुछ नहीं लिखना है। हम जब इक्वेशन पढ़ रहे थे, ये हमारा इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन जो है यहाँ पे फाइनल लिखा है y = mx + c। y का जगह में कुछ नहीं लिखना है, s का जगह में कुछ नहीं लिखना है, बाकी जो सब चीज देखोगे उनका जगह में जो भी लिखना है लिख देंगे। क्लियर हुआ क्या रे सबका? अच्छा, अगर हमारा ये दूसरा बिट आ जाएगा, नहीं दूसरा बिट नहीं, पहला बिट खत्म नहीं हुआ, अगर m-1 आ जाएगा तो ये हो सकता है, और मैं लिख लेता हूं y =
m का वैल्यू -1 है इंटू x प्लस c का वैल्यू 4 है, या फिर y इज इक्वल टू -x प्लस c। ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 4। सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टाइम हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। बोलो, सबको समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स 2। ये हमारा थीटा दिया है, ये हमको थीटा दे दिया है, 2x एक्सिस एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ -2 विथ y एक्सिस। ओके, इसको y एक्सिस करते हैं, ठीक है। चलो इसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। ओके, नंबर 2 बोला है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, और बोला है c इज इक्वल टू -2। तो हम जो पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, तो स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट तो डायरेक्टली दे दिया है, स्लोप होता है m कैसे निकलता है tan थीटा। अभी तक यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है, तो tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, तो m मिला, c मिला। मैं सुनना चाहता हूं इक्वेशन क्या है, बोलो तो। इक्वेशन इज, बोलना पड़ेगा, y is equal to 2x minus 2। हाँ, y is equal to mx, y is equal to 2 into x प्लस c हो गया -2, तो y is equal to 2x minus 2। खत्म। ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हम अभी तक पढ़े हैं लाइन का इक्वेशन एक फॉर्म में, 5-6 फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। ये दिस इज ओनली द वन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, सेकेंड फॉर्म जो है वो हो गया क्या, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। पॉइंट नंबर 2 मतलब इक्वेशन नंबर 2 इन डिफरेंट फॉर्म जो पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा सेकेंड टाइप का इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। मतलब स्लोप दिया होगा और पॉइंट दिया होगा। इस केस में हमको गिवन क्या होगा, गिवन स्लोप मतलब m, और क्या गिवन होगा, पॉइंट। पॉइंट कैसे देता है, x1, y1। ये हो गया हमारा गिवन, और इसमें से हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकलेगा जरा देखते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पे। ये हो गया हमारा लाइन, इसका ऊपर एक पॉइंट दे दिया है मेरे को x1, y1, और इसका स्लोप दे दिया है, मतलब थीटा दे दिया है। स्लोप मतलब थीटा या फिर tan थीटा। सो आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन। तो लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, जिसको x, y ले लेता हूं। एक और पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y लिख लिया। अब मैं इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं, नहीं स्लोप निकाल सकता हूं। कैसे मिलेगा स्लोप, y माइनस y1 बाय x माइनस x1। क्या सभी को पता चला कि यही स्लोप निकल सकता है ऐसे? हम x, y क्यों लिखे, क्योंकि हमको इक्वेशन x, y में ही चाहिए। तो x, y लेते ही हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। स्लोप निकालने का तरीका 2 पॉइंट में y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो लिख लिए, हो गया। लेकिन स्लोप तो ये हमको निकला, हमारा निकला स्लोप ऐसा हम जब निकाले, लेकिन पहले से हमको स्लोप दिया हुआ है m, तो ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। Therefore y minus y1 is equal to therefore y minus y1 by x minus x1 is equal to m, या फिर फाइनली ऐसा बोल सकते हैं y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो ये जो बन गया ना, ये हमारा
लाइन का इक्वेशन हो गया सेकेंड फॉर्म में, जिसमें पॉइंट का और स्लोप का जरूरत है, पॉइंट का और स्लोप का जरूरत है। आया समझ में सबको? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अभी बात करने वाले हैं उनका बारे में, जिसको कि नोट करके हमको लिखना है। नोट करेंगे। पहला, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। लेट मी टेल यू, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला तब तक अप्लीकेबल है जब तक हमारा एम डिफाइंड है। एम जहां पे डिफाइंड नहीं होगा वहां पे हम इस फॉर्मूला का अप्लाई नहीं करके कुछ और लिख देंगे, जो भी बताने वाला हूं। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। सॉरी, स्लोप नहीं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। जो नाम सुनोगे उसका उल्टा वाला 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होना चाहिए बताओ? x इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन याद रखना रे, और y एक्सिस का इक्वेशन याद रखना। एक तो हो गया y इज इक्वल टू 0, एक तो हो गया x इज इक्वल टू 0। हो गया। तीसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। passing through x1 y1, passing through x1 y1 is y is equal to y1, is y is equal to y1। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चलो ये दोनों हम निकालने का कोशिश करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। देखो एक्स एक्सिस जो है ना वो 0 0 पॉइंट देके पास करता है, ओरिजिन देके पास करता है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो 0 होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो y माइनस y1, ये 0 0 पॉइंट जो है वो x1 y1 है। y माइनस 0 इज इक्वल टू m x एक्सिस के लिए 0 होता है इंटू x माइनस x1, वो भी 0 है। तो ये बन गया इक्वेशन। इसमें राइट हैंड है तो 0 है ना, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। अरे समझा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 हुआ, समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है और एक पॉइंट देके जा गया है तो फिर उसका इक्वेशन वो कैसे मिला? ये हमारा एक्स एक्सिस है, सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये एक लाइन जो कि x1, y1 पॉइंट देके पास किया है और x एक्सिस को पैरेलल है। मैं तो लिख दिया इक्वेशन की y इज इक्वल टू y1 है, लेकिन क्यों है देखते हैं, ओके ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये लाइन तो x एक्सिस को पैरेलल है, तो फिर इस लाइन का स्लोप 0 होना चाहिए, 0 इंटू x माइनस x1। तो यहां से मिल गया कि y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू y1, दैट्स ऑल। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है उसका स्लोप y इज इक्वल टू y1 हो गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या होगा। नंबर 4, इक्वेशन ऑफ लाइन
parallel to y axis and passing through x1, y1। ओके, अगर उस पास किया x1 y1 तो इक्वेशन क्या होगा, इज x इज इक्वल टू x1। तो ये हो गया हमारा उसका इक्वेशन, x इज इक्वल टू x1। क्लियर? तो इसके लिए हम बहुत समझा तो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला में हम m की जगह में इनफाइनाइट नहीं डाल पाएंगे, तो इसीलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं। ये m को इधर ले आओगे उस समय तो चलेगा, 1 बाई इनफाइनाइट, x माइनस x1 इज इक्वल टू 1 बाई m इंटू y माइनस y1 करके करोगे तो ये वाला साइड जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट वन। क्या सबको समझ में आया? बोलो। ये चार्ट हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट जो मैं बताया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट करके रखना है, शॉर्टकट है, यूज कर लोगे इनको। x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, उनका स्लोप क्या क्या होता है। क्लियर? ओके, चलो काफी सारे क्वेश्चन है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ऑलराइट, इतना जो फॉर्मूला पढ़ाया वो फॉर्मूला सब पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे और जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर ना?